Assalamualaikum dear students, welcome to PAS MDCAT preparations by Bilal Hassan, a project of PAS education system. Dear students, आपको के साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करनी है कि यूएचएस के एमबीबीएस और बीडीएस के लिए यूएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेसेस के लिए। आज 7 नवंबर से आज सुबह 9 बजे से उनका पोर्टल ओपन हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग एमबीबीएस या बीडीएस दोनों में से अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक तो आप लोगों के साथ कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर की जाएंगी कि एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर अप्लाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से कॉलेजेस पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस हैं, ये इन तमाम कॉलेजेस की डिटेल्स देखेंगे। इसके अलावा इनका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको भी डिटेल से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी तौर पर देखना है और यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग जो फर्दर जितने भी आपके एडमिशन प्रोसीजर्स हैं उसमें कोई भी इशू हो सके तो या किसी भी तरह की अपडेट हो तो आप लोगों के साथ आप लोगों सबसे पहले उसको देख सकें। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर यूएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए uhs.edu.pk पर, तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह के एक इंटरफेस के अंदर एंटर हो जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा होगा। यहाँ पे पब्लिक नोटिस गिवन है, एक आप लोगों के पास पब्लिक एमबीबीएस अप्लाई ऑनलाइन, ये जो आप लोग एमबीबीएस और बीडीएस इन दोनों फील्ड्स के अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशंस देनी है। एमबीबीएस की एप्लीकेशन अलहदा होगी, बीडीएस की एप्लीकेशन अलहदा होगी और वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए अलहदा होगी। इसी तरीके से जो प्राइवेट है, प्राइवेट एमबीबीएस का एप्लीकेशन फॉर्म अलहदा फिल होगा और प्राइवेट बीडीएस का एप्लीकेशन फॉर्म अलहदा फिल होगा। अब इसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें पब्लिक एमबीबीएस या बीडीएस के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या आप लोग कह लें कि जो कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर्स के वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरावाला, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, सरगोदा मेडिकल कॉलेज सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। ये तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके बाद पब्लिक सेक्टर के जो डेंटल कॉलेजेस हैं यहाँ देखिए, जिनके अंदर आप लोग बीडीएस की बेसिस पे अप्लाई करेंगे। एक है डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर, निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान, डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। ये तमाम आप लोगों के कॉलेजेस हैं जो बीडीएस के अंदर आप लोग जिसमें अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का जो क्राइटेरिया है कि आप लोगों ने एमडी कैट पास किया हो 2023 में या 24 में या 25 में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर एमबीबीएस एंड 50% फॉर बीडीएस। अब इन मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपके 55% मार्क्स आपके एमडी कैट में होंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ये एक मिनिमम थ्रेश होल्ड है कि एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ये मिनिमम थ्रेश होल्ड है जिसकी बेसिस पे आप लोग एमडी कैट की बेसिस पे एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉरेन नेशनल्स हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपना एमडी कैट या उसके अल्टरनेट जो उनका सेट 2 का स्कोर है वो जिसके अंदर उनके एटलीस्ट 550 मार्क्स बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में और फिजिक्स या मैथ्स के अंदर हो, या एम कैट जो इंटरनेशनल होता है या यू कैट स्कोर जिसके अंदर एटलीस्ट उनके 50% मार्क्स हो। जितने ये सब्जेक्ट्स हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। इसके बाद आप लोगों की क्वालिफिकेशन आ जाती है। क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों का जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ आप लोगों ने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो या इक्विवेलेंट 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अचीव की हो। अगर आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं या फॉरेन नेशनल्स होते हैं वो जो अपनी बाहर से स्टडीज़ करके आते हैं ये आपकी जो सेकेंड ईयर तक की स्टडीज़
होती है, तो उनको यहाँ पर आके पाकिस्तान में वो IBCC से अटेस्ट करवानी पड़ती है। और आप लोग अगर इंटरमीडिएट के हैं या 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है, तो उसके अंदर एटलीस्ट आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी बायोलॉजी में भी एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स या मैथ्स के अंदर भी, और ओवरऑल भी 60% मार्क्स होने चाहिए। जो फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ फॉरेन नेशनैलिटी और बी एन ओवरसीज पाकिस्तानी परमानेंटली रिसाइडिंग अब्रॉड, हैविंग completed 12th grade or equivalent outside Pakistan and must provide proof of residence and study from the last attended institution। जो फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, उनके अंदर जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, एक तो उनकी फॉरेन की नेशनैलिटी होनी चाहिए या वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, जो अपना परमानेंटली उनका जो एड्रेस है वो अब्रॉड हो, अब्रॉड में उनका घर हो, वो पाकिस्तान में नहीं हो, यहाँ पे रिसाइड ना करते हो, और उन्होंने अपनी कंप्लीट जो 12 साल की जो उनकी क्वालिफिकेशन है 12th ग्रेड की, वो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर ही कंप्लीट की हो, और उसका प्रूफ भी आप लोग जहाँ पे अब्रॉड में रह रहे हैं उसकी रेजिडेंस का जो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और स्टडी जो आपने जिस इंस्टीट्यूट से लास्ट जो अटेंड किया आप लोगों ने इंस्टीट्यूट, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। तो आप लोगों का ये प्रोवाइडेड दैट एक्सपैट्रिएट candidates having intermediate HSCC A level with the mandatory subject of chemistry and biology are eligible for MBBS and BDS admission on specified seats and rest as optional subjects। अब इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया आपका ये आ जाता है कि आप लोगों का पंजाब का डोमिसाइल मैंडेटरी है। UHS के लिए आपका पंजाब का डोमिसाइल जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि पंजाब की सीट्स ज़्यादा होंगी, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड लो एरियाज़ हैं, उसके सीट्स जो होंगी उसके अंदर स्पेशल कोटा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ सीट हैं। एक तो है ओपन मेरिट सीट्स, दूसरी यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है रिजर्व सीट्स फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, चोलिस्तान स्टूडेंट्स, अंडर डेवलप्ड स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल बेसिस फॉर पंजाब कैंडिडेट्स इन अदर प्रोविंसेस। रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब होता है कि अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट्स किसी और प्रोविंस के अंदर जाके वहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके अंदर ये रेसिप्रोकल होती है, तो उसके अंदर नॉमिनेशन होती है। वो आपको मैं जब यहाँ पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी तो तब आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ आपके पास कैटेगरी आ जाती है जो रिजर्व सीट होती है, वो होती है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। इसके बाद कोटा सीट्स, एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन अंडर कोटा सीट मस्ट मीट द एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। उसके बाद भी हम लोग कोटा सीट्स की बात भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, जो वीडियो के लास्ट में आपको इन डिटेल डिस्क्राइब किया जाएगा। अब यहाँ पे मेरिट फार्मूला की बात करें तो वेट क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट फॉर द एडमिशन शैल बी एज, आपके मैट्रिक के 10% कैलकुलेट होंगे, FSC HSSC प्री मेडिकल या उसके इक्विवेलेंट डिग्री के 40% मार्क्स इंक्लूड होंगे, और MD-CAT का 50% वेटेज होगी। आप लोगों का अगर MBBS BDS के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके टू डिफरेंट लिंक्स हैं। अब उसके अंदर आप लोगों ने अगर MBBS में अप्लाई करना है तो वो उसका लिंक अलग है, BDS का अलग है। आप लोगों ने अगर पब्लिक सेक्टर में MBBS में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा, BDS में अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को बार बार बता दिया है। अब इसके बाद आप लोग अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी भी एक डिटेल्ड लिस्ट है। उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर अबू अमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर आ जाता है, अब्वा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर, आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा, एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर, अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर, कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर, FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा, पाक रेड क्रीसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर, रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, राई मेडिकल कॉलेज सरगोदा, रशीद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर, RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा, शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर,
सियालकोट मेडिकल कॉलेज, सियालकोट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद फॉर वुमेन ओनली, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के जिसके साथ हिस्टैरिक का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अभी अपने जो इन ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ये एज मेडिकल कॉलेज जो है पीएमडीसी के अप्रूवल के लिए इनको दिया गया हुआ है, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुई है पीएमडीसी की तरफ से। तो इन तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जो पंजाब के अंदर आप लोगों को एमबीबीएस और बीडीएस ऑफर कर रहे हैं, उनके लिंक्स आपके सामने यहाँ पे उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं अप्लाई के प्रोसेस की। तो अगर आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर के किसी भी प्रोग्राम में एमबीबीएस में या बीडीएस में अप्लाई करना है, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो कह रहा है मैंने पब्लिक के एमबीबीएस में अप्लाई करना है, तो वो इसके अंदर ये ऊपर वाला लिंक है इस पे क्लिक करेगा। आप लोग एमबीबीएस के अंदर करें, बीडीएस के अंदर करें, पब्लिक के अंदर या प्राइवेट के अंदर, दोनों का प्रोसेस सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट के स्टार्टिंग प्रोसेस में, वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो एमबीबीएस के अंदर अप्लाई कर रहा है, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा। सबसे पहले उसके सामने ऐसा पोर्टल आएगा। पोर्टल इस तरीके से आएगा, डायरेक्टली आपके सामने लॉगिन का पोर्टल आएगा। तो आप लोगों ने लॉगिन तो नहीं करना क्योंकि आपके पास अभी आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई नहीं हुई है, तो आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोग करेंगे साइन अप। साइन अप में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करेंगे, उसके बाद अपने फादर या जो भी आपके गार्डियन है उनका कंप्लीट नेम एंटर करेंगे, लोकल मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो उस मोबाइल नंबर को आपने एंटर करना है। ईमेल एड्रेस जो आपका एक्टिव हो, ये ईमेल एड्रेस पे ही आप लोगों को वेरिफिकेशन मेल आनी है, तो आपने वो मेल डालनी है जो कि आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक हो, आपकी एक्टिव हो। उसके बाद आप लोगों का अगर सीएनआईसी नंबर है तो आप सीएनआईसी नंबर डाल दें, पीओसी नंबर है पीओसी नंबर डाल दें, पासपोर्ट नंबर है वो डालें, या अगर आपका बी फॉर्म नंबर है तो आप बी फॉर्म नंबर डालें। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी, इनमें से जो भी आपने नंबर सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप आपकी जो भी है उसको आपने सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक और ब्लैंक आ जाएगी जिसके अंदर आपने अपना सीएनआईसी या अगर आप लोग अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट, तो वो आप लोगों का आ जाएगा, आप लोगों ने वो यहाँ पे पुट करना है। लेकिन जिस तरह भी आप लोग की डिटेल्स है वो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कंप्लीटली फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना है, एक दफ़ा पासवर्ड लगाना है, दूसरी दफ़ा उसको कंफर्म करके आप लोगों ने कर लेना है साइन अप। साइन अप करने के बाद आप लोगों का लॉगिन आ जाएगा, फिर आप लोग लॉगिन कर सकेंगे। अब लॉगिन करने के लिए जब आप लोग अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने जब आप अपना यहाँ पे ईमेल डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, इधर यहाँ से आप साइन इन करेंगे तो आपको वो कहेगा कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लें। तो आपने अपना जाके जीमेल अकाउंट चेक करना है। जीमेल अकाउंट के ऊपर आप लोगों के पास टॉप पर ही इनबॉक्स के अंदर आपके यहाँ पर आई होगी आपकी ईमेल। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। जब आप अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लेंगे तो आप लोगों का, ये अभी मैंने एंटर नहीं किया इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। जब आप लोग अपने यहाँ पर एंटर करेंगे ईमेल और पासवर्ड, तो जब आप इसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे ईमेल एड्रेस को, तो आप लोगों के सामने आपका इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपकी जो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, आपका पोर्टल ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली अपने पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, जिसके ऊपर इस तरीके से स्टेप्स होंगे। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होंगी उनका यहाँ पे ये सी ग्रीन कलर का पोर्टल होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज होंगी उनका यहाँ पे लाइट ब्लू और पर्पल कलर का यहाँ पर होगा आपका पोर्टल। वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, कलर से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी पब्लिक सेक्टर की पोर्टल है और कौन सा प्राइवेट सेक्टर का पोर्टल है। तो आप लोगों ने यहाँ से साइन अप करने के बाद जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसके बाद आप लोगों ने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आप लोगों का वेरीफाई के लिए वो आपको कहेगा आपने अपने जीमेल पे जाके इस बटन पे क्लिक करना है। जब आपका वेरीफाई ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोगों ने डायरेक्टली अपने पोर्टल पे आ जाना है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ सकता है, तो आप लोगों ने बाद में इसको ये नहीं कहना कि ये हो नहीं रहा, आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो ये होगा कि आपकी ईमेल जो है वो आपकी वेरीफाई नहीं हो रही होगी, उसके अंदर इशू आ सकता है। तो वो इसलिए आ सकता है, या तो आपकी ईमेल एक्टिव नहीं होगी या फिर आपको ईमेल जो है ये आपको रिसीव नहीं हुई होगी। मोस्टली क्या होता है कि जीमेल के अंदर आपके जो बहुत सारे यहाँ पर होते हैं
इनबॉक्स से जो आप लोग की ईमेल्स आती हैं वो वहाँ पे फ़िल्टर हो जाती हैं। तो कुछ यहाँ पर होती हैं जो आपकी अगर मेल्स आती हैं इस तरह से, जो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आती हैं या वेबसाइट्स की तरफ से मेल्स आती हैं, तो वो मोस्टली स्पैम में चली जाती हैं। तो अगर आपको अपने इनबॉक्स में मेल नज़र नहीं आ रही तो आप अपने ये स्पैम का यहाँ पे एक टैब होता है, इसके अंदर आपकी मेल आ जाती है, तो आप उसके अंदर भी चेक कर सकते हैं। ख़ैर यहाँ पे आप लोगों को वैसे तो डायरेक्टली इनबॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी, अगर आपने ईमेल अपना सही से डाला हुआ होगा तो फिर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन पोर्टल का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीटली स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोगों के यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से करें तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस कि वेबसाइट ग्लिच ना कर जाए, वेबसाइट का खुद का एरर ना आ जाए, वेबसाइट में बग ना आ जाए, तब तक के लिए आपका प्रोसेस जो है वो फ्लॉलेस ही रहेगा। अब देखें, आज ये पोर्टल ओपन हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वेबसाइट ग्लिच कर सकती है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक हो सकता है, उसकी वजह से ये इस पे लोड बढ़ जाने की वजह से ये वर्किंग करना स्टॉप कर सकती है, तो यहाँ एरर दे सकती है, किसी भी तरह का एरर दे सकती है। आप उसमें कुछ ये हो सकता है आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी, या फिर आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे वो अपलोड नहीं हो रहे होंगे, आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही होगी। तो आप लोगों ने सब स्टेप्स को जो मैं आपको बता रही हूँ उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और अगर आप लोगों का प्रोसेस नहीं हो रहा है, कहीं पे भी आप अटक जाते हैं, आपका प्रोसेस नहीं हो रहा, आप लोगों ने यहाँ पे ये आपको बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सर्कल विद एरो का, इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे आपका ये पूरा पोर्टल जो है ना ये रिफ्रेश हो जाएगा। जब ये आप दोबारा से अपनी वेबसाइट पे आके अपना पोर्टल रिफ्रेश करेंगे तो फिर मे बी वो एरर ख़त्म हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता तो उसको थोड़े टाइम बाद ट्राई करें, 2 घंटे बाद ट्राई कर लें, 1 घंटे बाद ट्राई कर लें, या 1 दिन के बाद ट्राई कर लें, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका इस तरह का इशू आ रहा है कि आपकी वेबसाइट आगे प्रोसीड नहीं कर रही है, या उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, या डाटा एंटर नहीं हो रहा, या किसी तरह की सिलेक्शन नहीं आ रही है, वो मतलब ड्रॉप डाउन के आगे उसकी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होती है तो वो नहीं आ रही, तो वो इसलिए नहीं आ रही कि वो वेबसाइट में ग्लिच आ गया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, अपनी प्रोग्राम की डिटेल्स जो हैं उनको पढ़ लेना है। यहाँ पे आप लोगों को इन्होंने प्रोस्पेक्टस दे दिया, ये प्रोस्पेक्टस भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर देखते हुए आप लोग अपनी यहाँ पे सिलेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग जो है मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अपने क्राइटेरिया अगर मतलब कि अगर आप ओपन मेरिट पे भी लाई करते हैं, और या फिर आप स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ में या अंडर किसी और कैटेगरी में भी आप लाई करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर। अगर आप लोग एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनी स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, तो उसके बाद उसकी डिसेबिलिटीज़ के लिए के हवाले से रिगार्डिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ है कि ये डिसेबल स्टूडेंट है, वो आप लोगों को अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का जो आप लोगों को वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, वो आप लोगों को प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारे मिल जाएँगे। अगर आप चोलिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं तो आप लोगों को उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ओवरसीज़ से बिलॉन्ग करते हैं तो आप लोगों को वहाँ के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल आउट करना है और कंप्लीट करना है। आप लोग जब आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी आप एडिट कर सकते हैं। दे मे एडिट देयर एप्लीकेशन अंटिल द सबमिशन डेडलाइन। जब तक आपकी सबमिशन डेडलाइन नहीं आ जाती आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन के बाद आपकी एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी। देखें, आप लोगों को यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि इसकी डेडलाइन क्या है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इसकी डेडलाइन है वो ये देखें, जो आप लोगों की एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के अंदर आप लोगों का अप्लाई का प्रोसेस आज स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर से, आज सुबह 9 बजे से। आप लोगों की लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 नवंबर 2025 5 बजे, शाम के 5 बजे तक, 21 नवंबर 2025 को 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप लोगों के पास अप्लाई करने का प्रोसेस है। अब एक स्टूडेंट है वो अप्लाई करता है और उसने कहा कि मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो एडिट करनी है, तो 21 नवंबर को 5 बजे से पहले वो अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट कर सकता है। लेकिन अगर 5 बजे के बाद उसने एडिट की 21 नवंबर को, तो वो एडिट नहीं कर पाएगा, जो भी उसने डाटा लिखा होगा वो लॉक हो जाएगा, वो फिर उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि
only those students for applying for open merit seats are eligible to apply for the reciprocal seats. open merit students ही apply कर सकते हैं reciprocal seats के लिए. candidate must list all medical colleges in their order of preferences. आप लोगों को अपने मेडिकल तमाम की तमाम जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उन तमाम को अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डालना होगा. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि उसका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो. तो जब आप अपने यहाँ पे ये कॉलेज प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने अपना किंग एडवर्ड कॉलेज को सबसे टॉप पे रखना है ताकि अगर उसका मेरिट बने तो उसके अंदर आपका डायरेक्ट नाम आ जाए. अगर आप उसको नीचे रखेंगे तो अगर जब उसका मेरिट कैलकुलेट होगा वो नीचे होगा तो चूंकि आपने प्रायोरिटी किसी और कॉलेज को दिया तो वो फिर उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा. गलत प्रेफरेंस डालेंगे तो फिर आपकी डिजायर्ड कॉलेज में नाम नहीं आ सकेगा. इसकी डिटेल भी हम लोग बाद में देखते हैं. इफ ए कैंडिडेट एडिट्स और हिज और हर एप्लीकेशन आफ्टर द इनिशियल सबमिशन बट बिफोर द डेडलाइन ओनली द मोस्ट रिसेंट सबमिशन विल बी कंसीडर. अब उसमें एक और प्रोसेस भी आपने बता दिया. ये बातें आप लोग ध्यान से याद रख लें. ये बातें आप लोगों ने बाद में कमेंट सेक्शन में पूछनी है कि हमने ऐसे कर दिया है तो अब इसका क्या हल है. अब यहाँ पे उधर क्लियरली लिखा हुआ है कि डेडलाइन से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं. अब अगर उसने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा दिया है, डेडलाइन से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दिया है, तो फिर जो उसके बाद अगर उसने कोई दोबारा से एडिशन की होगी तो जो मोस्ट रिसेंट उसने सबमिट कराई होगी ना, यानी कि डेडलाइन से पहले पहले उसने जो लास्ट टाइम में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई होगी उसमें जो भी चेंजिंग कराए किए होंगे ना वो उसकी कंसीडर की जाएगी. अब यहाँ पे क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इनको खुद भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने एक चेक मार्क टिक कर देना, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. इसके बाद आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज ऑफ सीट सिलेक्ट करनी है कि आप लोग इसमें से आप लोगों की मर्जी है. आप ओपन मेरिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोटा बेसिस की भी अप्लाई कर सकते हैं. आप इसके अंदर अभी किसी भी तरह के अगर आप लोगों के अंदर किसी भी तरह की किसी और कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं. टिक तो कर सकते हैं लेकिन फिर उसके बाद आप लोगों को इसके सारे वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. ठीक है, ये आप लोगों ने करने के बाद अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड सबमिट पे जाना है. अब जब सेव एंड सबमिट पे आ जाएंगे तो आप आ जाएंगे देन आप लोग आ जाएंगे अपने स्टेप 2 पे, दैट इज योर पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे डालनी है अपलोड फोटो. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, क्या अगर आप लोगों की जो अपलोड फोटो है ना उसकी अगर कोई क्राइटेरिया होगा ना तो वो आप लोगों ने फुलफिल ज़रूर करना है. अब यहाँ पे आपने अपनी कोई भी फ़ोटो जो है वो पीएनजी में या जेपीईजी में ज़रूर सेव करके रख लेनी है. जब आप अपलोड फ़ोटो पे जाएंगे तो आपकी फाइल्स ओपन हो जाएंगी, आपने वहाँ से कोई अपनी फाइल जो है जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे. अगर बिलफर्ज यहाँ पे इशू आ जाता है कि आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही है तो देन यू कैन रिफ्रेश योर पेज अगेन, और जब आप अपना पेज रिफ्रेश करेंगे फिर उसके बाद अगर करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, अपने फादर नेम एंटर करना है, अपनी मदर नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर, अपने गार्डियन यानी आपके फादर का. अब जिसके आगे रेड कलर का हिस्टेरिक है इट मीन्स ये कंपलसरी है, जिसके आगे नहीं है इसका मतलब है ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें. गार्डियन का नंबर आपने डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है. इसके बाद आप लोगों ने अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालनी है जिस ईमेल एड्रेस की बेसिस पे आपने अपना पोर्टल लॉगिन किया है. जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है. फिर इसके बाद आप लोगों का एरिया ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप अर्बन एरिया से शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं, रूरल किसी गांव देहात से बिलोंग करते हैं, या ट्राइबल किसी कबायली इलाके में रहते हैं तो वो आप लोगों ने अपनी रेजिडेंस सेलेक्ट करनी है. इसके बाद अपना CNIC टाइप सेलेक्ट करना है जैसे आपने स्टार्ट में किया था और अपना CNIC एंटर कर देना है. उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस सेलेक्ट करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है और अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है. ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड सबमिट कर देना है. अब थर्ड स्टेप पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स भी डाल लेनी है. अब थर्ड स्टेप में आपने डालनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी कि अपना एकेडमिक रिकॉर्ड. अब जिस साल में आप लोगों ने सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन पास किया है SSC मतलब कि आपका मैट्रिक. अब इसके आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आपने मैट्रिक किया, अगर तो आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हो गए तो आप मैट्रिक सेलेक्ट करोगे, अगर आप फॉरेन हो गए या O लेवल के स्टूडेंट हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी सिलेक्शन करोगे. तो मैट्रिकुलेशन फिर आपने सब्जेक्ट चूज करने के, आपने साइंस रखी थी या आर्ट्स तो वो आपने सिलेक्ट करना है. उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा था, गवर्नमेंट था प्राइवेट था, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है. फिर किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने ये किया आपने वो सिलेक्ट करना है. तो जाहिर है मैट्रिक तो आपने किसी बोर्ड से ही किया होगा तो आपने जो भी आपका बोर्ड होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद आपने एंटर करना है अपना ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर आपने अपनी
अपना वो पास किया, फॉर एग्जांपल 2022 में किया, अपना वो रोल नंबर जो भी था वो आपने एंटर कर देना है। फिर जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए अपने मैट्रिक में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1045 आउट ऑफ 1100, उसके बाद आपने अपना इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट डालना है। इंटरमीडिएट है जो भी आपने सिलेक्ट किए होंगे, अगर आपने बायो केमिस्ट्री मैथ यानी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो उसके, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रखी यानी प्री मेडिकल तो उसके सब्जेक्ट्स चूज हो जाएंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट की टाइप कौन सी है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जिधर से आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर किस बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी से किया है, ये आपके यहाँ पे बोर्ड ही सिलेक्ट होगा जो भी आपका होगा, क्योंकि इंटर तो आपने किसी बोर्ड से ही किया है ना, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो अपना इंटरमीडिएट था वो किस साल क्लियर किया वो उसकी डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने अपना बोर्ड का रोल नंबर डालना है जो इंटरमीडिएट का था। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने नोट दे दिया कि मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द एडमिशन शुड बी एटलीस्ट 60%। तो अगर आपके 60% मार्क्स होंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर जाएगी, वरना यहीं पे एरर दे देगा वो। तो आपके यहाँ पे मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए 60%। तो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1056 है आउट ऑफ 1200। तो आपने यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स डाल के अब यहाँ पे आपने सेव एंड सबमिट कर देना है। अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी वेबसाइट पे एरर आ सकता है, ये देखें ये एरर आ गया है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना, आप इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हैं। इसको आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें, 1-2 दिन तक ट्राई करें। आप इसके ना कोई भी इशू आ रहा है उसको, ये इस तरह से आपको अगर एरर आ रहा है, दे रहा है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वेबसाइट की तरफ, ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसी के अंदर एरर है, आपकी वजह से कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, तो इसको देख के परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं, अगर रिफ्रेश करके भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इसको 1-2 दिन तक ट्राई करके देख लें, क्योंकि आज अभी फर्स्ट डे है तो इसके अंदर आप लोगों के यहाँ पे उन्होंने पहले बता दिया कि 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, यानी कि 660 आउट ऑफ 1100 नहीं होने चाहिए, वरना वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे यहीं से। तो आप देखें यहाँ पे मार्क्स तो आपके ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेव एंड सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे रहा है। अब चूँकि एरर आ गया तो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन पोर्टल में जो स्टेप 4 और स्टेप 5 है, जो इससे ऑनवर्ड स्टेप्स हैं, वो मैं आप लोगों को मैनुअली दिखा देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो इस तरीके से फिल आउट करना है। अगर आपका इशू आ रहा है तो आप लोग वेबसाइट के ऊपर जो एरर आ रहा है उसको डी एरर या डीबग होने का वेट करें, उसको रिफ्रेश करते रहें, उसको चेक करते रहें, 1 या 2 दिन तक लाजमी ट्राई करें, आपका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखें आप लोगों के पास जो स्टेप 3 है उसके अंदर आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल दी हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का स्टेप 4 आ जाता है एडमिशन टेस्ट की डिटेल। एडमिशन टेस्ट के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले डालना है कि आप लोगों का टेस्ट कौन-सा था। एमडी-कैट जो भी आपने टेस्ट दिया होगा उसकी टेस्ट टाइप जो आपने सिलेक्ट करनी है, अपना एमडी-कैट का रोल नंबर, जो जिस भी प्रोविंस के अंदर जो भी आपका सेंटर था उसकी जो लोकेशन थी वो आपने पुट करनी है, अपना पासिंग ईयर जिस ईयर आपने एमडी-कैट क्लियर किया है उसके जितने आपके एमडी-कैट के अंदर मार्क्स आए हैं, और दूसरी लास्ट थिंग इज़ द एप्लीकेंट का सीएनआईसी नंबर या पासपोर्ट नंबर, इन दोनों में से एक चीज़ आपने यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 5 कॉलेज प्रेफरेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एडमिशन प्रोसीजर। आप लोगों ने अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस बहुत ध्यान से देनी है। अब यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे 16 मेडिकल कॉलेजेस फीमेल्स के लिए हैं और 15 मेल्स के लिए ओपन मेरिट पे। आप लोगों ने ये सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, और आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के यहाँ पे आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे टिक मार्क कर देना कि यस आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। अब इन इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों ने इस तरीके से, ये आपके प्रेफरेंस नंबर है, आप लोगों के पास जो भी कॉलेजेस हैं आपने उनको ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब प्रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपका एडमिशन किंग एडवर्ड में हो जाए, ठीक है, किंग एडवर्ड में, तो इसको आपने अपनी टॉप प्रेफरेंस पे रखना है, ताकि जब भी मेरिट कैलकुलेट होता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो अगर आपका जो हाईएस्ट मेरिट, अगर जो ये चूँकि किंग एडवर्ड का मेरिट जो अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, तो आपका अगर यहाँ पे मेरिट बनेगा तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, एक स्टूडेंट क्या करता है कि वो किंग एडवर्ड को रखता है 3rd पे, जाना उसने किंग एडवर्ड में, लेकिन वो रैंडमली अपनी प्रेफरेंसेस डाल देता है। तो वो क्या करता है कि ये फॉर एग्जांपल
ये निश्तर मेडिकल कॉलेज जो मुल्तान में है, ये वाला आप ले आता है टॉप पे, और जो किंग एडवर्ड है उसको ले जाता है थर्ड पे। अब जब ऊपर से मेरिट कैलकुलेट होगा तो उसका मेरिट अगर यहाँ पे स्टॉप हो गया तो उसको फिर इसके अंदर एडमिशन मिलेगा। उसकी प्रेफरेंस चूँकि गलत थी, अब इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एडमिशन जो है वो बहुत सारी ये गलतियों की वजह से अपना एडमिशन जो है वो नहीं करवा पाते हैं, फिर गैप ईयर पे चले जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ फिर दोबारा से। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रेफ़रेंस को ध्यान से, प्रेफ़रेंस वर्ड का मतलब ये होता है कि आपने किस कॉलेज को प्रेफ़रेंस देनी है। जो यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है ना, जो यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टारगेट किंग एडवर्ड है, तो इसको आप टॉप पे रखें। फिर किंग एडवर्ड के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है आप जिसको रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट मुल्तान से है तो वो कहता है कि एक मैं किंग एडवर्ड में कर देता हूँ, दूसरा मैं अपने सिटी के अंदर ही, जो मेरा सिटी के अंदर मौजूद है कॉलेज में, उसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये वाला फिर जो निश्तर मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ पे लेके आएगा सेकंड प्रेफ़रेंस पे, कि अगर, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है मैंने मुल्तान में ही एडमिशन लेना है, तो वो किसी और जगह पे नहीं लेना, तो अब वो अपनी इस प्रेफ़रेंस को फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे लेके आएगा ताकि उसका एडमिशन जो है वो इसी के अंदर हो। अगर वो नहीं करेगा फिर जिसके अंदर ये ऊपर वाली जितनी होंगी इसके अंदर उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है उसका मेरिट है 90.2, ठीक है, और जो किंग एडवर्ड का मेरिट है वो बन जाता है 90.5, ठीक है। अब 90.2 एक स्टूडेंट का मेरिट है, अब 90.5 जो है वो किंग एडवर्ड का है, तो किंग एडवर्ड पे तो वो लाए नहीं किया, ठीक है। इधर से वो ये वाला जो है ये कट आउट हो जाएगा, फिर अल्लामा इकबाल का होगा मेरिट कैलकुलेट, फिर मेरिट अगर इसके साथ कोइंसाइड किया तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, अगर नहीं किया तो इसको भी ये शॉर्ट लिस्टिंग में से बाहर हो जाएगा। फिर थर्ड में उससे नीचे आएगा, फिर उससे नीचे आएगा, उससे नीचे आएगा, फिर जिधर आपका मेरिट, फॉर एग्ज़ाम्पल निश्तर का मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का मेरिट 90.2 तक गया है, यहाँ पे अगर कोइंसाइड कर गया तो यहाँ पे आपका फिर जो है एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा मेरिट के अंदर, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का, अब यहाँ पे दूसरी जो एक स्टेप आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है, दैट इज़ अपग्रेडेशन। कौन सा स्टेप आता है? अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि अगर आपका नाम किसी नीचे वाली फील्ड में आ गया है तो उस फील्ड के अंदर से आपका मेरिट जो है वो बनता है, तो फिर वो ऊपर चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका 90.2 जो है यहाँ पे आया है, ठीक है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आपका 90.2 जो है वो यहाँ आया है निश्तर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब लगती है सेकंड लिस्ट के अंदर मेरिट ड्रॉप होगा। कैसे ड्रॉप होगा? कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी फ़ीस सबमिट नहीं कराएँगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो अपना एडमिशन आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, कर नहीं पाएँगे, बहुत सारी रीज़न्स होगी। स्टूडेंट्स अपना जो फ़ीस वगैरह सबमिट नहीं करवा पाएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ से जो स्टूडेंट्स छोड़ देंगे उसकी फिर वहाँ से मेरिट कम हो जाएगा। फिर जिस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का मेरिट ड्रॉप होता जाएगा, फिर अगर आपका मेरिट फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो किंग एडवर्ड है इसका मेरिट था 90.4, तो अब आपका यहाँ पर 90.4 से ये 90.2 के तक ड्रॉप हो गया है, नेक्स्ट लिस्ट में ये 90.2 तक ड्रॉप हो गया है, तो फिर आपका क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे नाम आया हुआ है ना ये निश्तर के अंदर, ये आपका अपग्रेड होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस ध्यान से देनी है ताकि जो आपका हाईएस्ट प्रेफरेंस पे होगा उसका जब मेरिट उसके साथ कोइंसाइड करेगा वो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए कंसीडर हो जाओगे। आई होप आप लोगों को कॉलेज की प्रेफरेंसेस अपग्रेडेशन की लिस्ट का आइडिया हो गया होगा। अपग्रेडेशन का मतलब है कि किसी नीचे वाली फील्ड में आपका नाम आया है और ऊपर वाली जब फील्ड का मेरिट ड्रॉप होगा तो आपका नाम जो ऑटोमेटिकली नीचे वाली भी जो भी कॉलेज होंगे उनमें से अपग्रेड होके ऊपर चला जाएगा। So this is how you will get your admission, and college preferences are very important and plays an important role in your admission procedure. तो इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, वरना यही यहाँ से ही एक मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स को बाद में एडमिशन के टाइम पे बहुत तंग करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंसेस है और आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये प्रेफरेंस जो है वो सही से नहीं डल पाती है तो आप लोग यहाँ से डिलीट करके तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस। द थिंग इज़ का आप लोगों को जब स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को तमाम कॉलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस बताई थी जब यहाँ पे हम लोग यूएचएस के अंदर अप्लाई कर रहे थे तो उसके अंदर एक प्रोसीजर के अंदर वो आपको उसने बताया था,
ठीक है, तो ये आप लोगों का कॉलेज प्रेफरेंसेस का जो है ये सारा प्रोसीजर है। इसके बाद आप लोगों का फाइनल प्रोसेस जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड करने हैं, आप लोगों को मैट्रिक, इंटर, एफएससी जो भी हैं उनके सारे जो अब आप लोगों के जो यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोगों के ना आपके जो बोर्ड्स हैं, आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट लाहौर का है तो उसको अपने लाहौर बोर्ड से, कराची वाला स्टूडेंट्स कराची बोर्ड से, जो कराची वाली साइड तो इसके अंदर नहीं आती है, लेकिन जो है सरगोदा वाले बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो सरगोदा बोर्ड से, जो यहाँ पर फैसलाबाद बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो अपने फैसलाबाद बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी आप लोगों ने पिक्चर्स अपलोड करनी है। आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप लोगों ने फ्रंट साइड से भी करने हैं, बैक साइड से भी करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को दोबारा पिक्चर अपलोड करने जैसा प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी पिक्चर साइज़ जो है वो बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हो सकती है। सो रिमेंबर दैट कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी जो फ़ाइल साइज़ है उसको आपने, जो भी आपका फ़ाइल है, एक तो उसको पिक्चर का फ़ाइल साइज़ है उसको आप लोगों ने रख लेना है पीएनजी में या फिर जेपीईजी में, और आप लोगों ने उसको कंप्रेस भी कर लेना है। ठीक है, कंप्रेस कैसे करोगे? आप किसी भी ऑनलाइन गूगल पे जाओ, उधर वहाँ पे लिखो इमेज कंप्रेसर। ठीक है, इमेज कंप्रेसर लिखो, वहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करो। वहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करोगे तो आप लोगों की इमेज कंप्रेस होके उसके जो वो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वो फिर शॉर्ट कम हो जाता है। तो वो फिर इस तरह की वेबसाइट में जब आपने अपलोड करना होता है तो फिर वो ईज़िली अपलोड हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले ही अपने इमेज को कंप्रेस करके रख लेना है और उसको सेव करके रख लेना है। बाद में जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो आपको इश्यू ना हो। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी फ़ाइल को पीएनजी में या जेपीईजी के अंदर सेव रखें ताकि ये ईज़िली अपलोड हो सके। ठीक है, पीएनजी या जेपीईजी ये फाइल की सेव करने की टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने द लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों ने अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म के अंदर आप लोगों से ये सिर्फ हल्फ लिया जाएगा, एक ओथ लिया जाएगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, जितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्रोवाइड किए हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड किया है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो एडमिशन कैंसिल होने या किसी भी तरह के केस बनने का जो भी जिम्मेदार होंगे वो आप खुद होंगे। यहाँ पे आप अपना हल्फ लेंगे। उसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, आप उनको थॉरोली रीड आउट कर लीजिएगा, और जो उसके साथ उसके वहाँ पे टिक मार्क्स के लिए जगह बनी होगी, जैसे अब आपके यहाँ पे गिवन थी यहाँ पीछे कहीं पे, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे ऐसे ग्रीन चेक मार्क टिक करना होगा। और वो सारे टिक करने के बाद अपने जो फादर और गार्डियन के से वो अपलोड करने के बाद, CNIC अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली जनरेट चालान करना है। वहाँ पे आपने अपना चालान जनरेट करने के बाद अपना चालान सबमिट करवाना है। अपने पेड चालान की रिसिप्ट जो है आपने अपने पोर्टल पे अपलोड करनी है। देन आप लोगों ने अपनी वहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा माई एप्लीकेशन का। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप लोगों ने अपनी सारी एप्लीकेशन को एक दफ़ा प्रिंट कर लेना है ताकि वो उसको एक दफ़ा रिव्यू किया जा सके। आप लोग एक दफ़ा उसको चेक कर लेंगे उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर नहीं है तो उसको फाइनल सबमिट करवा दें। ठीक है, फाइनल सबमिशन के बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सीट्स, जो आप लोगों की सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट MBBS कॉलेजेस की सीट्स हैं, यहाँ पे BDS की सीट्स हैं। जो आप लोगों के होते हैं ना पब्लिक सेक्टर जो कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर ना स्पेशल कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसके अंदर उन्होंने, अब चूँकि ये पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी है UHS, तो इससे रिलेटेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना एक स्पेशलाइज्ड क्राइटेरिया रखेंगे और एक कोटा रखेंगे कि इतनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम लोगों ने इतने ही स्टूडेंट्स को लेना है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स का प्राइवेट कॉलेजेस का अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो अपनी मर्जी होती है उनकी, वो सीट्स बढ़ा भी सकते हैं उनको। तो यहाँ पे लेकिन जो गवर्नमेंट से जो होती है इसके अंदर आपका मेरिट के ऊपर एडमिशन हो रहा होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सीट्स अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके पास सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। कोटा बना होता है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे किंग एडवर्ड है तो किंग एडवर्ड की टोटल ओपन मेरिट पे सीट्स जो है वो 315 है। डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की 2 सीट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान की सिर्फ 4 सीट्स हैं, और जो रिजर्व सीट्स हैं उसके अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, गिलगित की 3 है। ठीक है,
टोटल 325 सीट्स हैं। रिजर्व सीट्स टू बी फिल्ड थ्रू नॉमिनेशन फ्रॉम फेडरल, प्रोविंशियल और गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे नॉमिनेशंस का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले फिर हम लोग सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमिनेशन। ठीक है, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो क्या होता है। अब यहाँ पे सेकंड पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 315 सीट्स हैं, डिसेबिलिटीज़ की 2 हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान की 4 हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 है, गिलगित की 3 है, टोटल 325 सीट्स हैं। यहाँ पे फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज जो है इसमें 269 ओपन मेरिट पे सीट्स हैं, 2 डिसेबिलिटीज़ की, 18 अंडर डेवलप्ड सिटीज़ की है, 4 ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने अंडर डेवलप्ड सिटी के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो उनको दिखाने होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर। उसके बाद आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीट्स हैं, गिलगित की 3 हैं, 1 केपीके की है, टोटल 300 सीट है एनएमसी की। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर की 285 ओपन मेरिट पे सीट्स हैं, डिसेबिलिटीज़ विद स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स हैं उनकी 2 सीट्स हैं, 4 सीट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, 3 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, 3 गिलगित बल्तिस्तान की, 1 बलोचिस्तान की रेसिप्रोकल पे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि 1 केपीके की सीट है, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करना चाहता है कि पंजाब का स्टूडेंट केपीके जाना चाहता है तो वो यहाँ पर जो सीट है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है कि आपको वो जिस यूनिवर्सिटी से आप रेसिप्रोकल करवा रहे हो उधर से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको नॉमिनेट करते हैं, फिर वो आपका नाम दूसरे प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर भेजते हैं, फिर वो आपका एडमिशन लेते हैं। तो ये प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। अब फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, इसकी 300 सीट्स हैं। सिम्स है, इसके अंदर आप लोगों की 213 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं, ओपन जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट हैं वो 2 सीट्स हैं, 2 सीट्स ओवरसीज पाकिस्तानी की है, 1 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीट्स हैं, टोटल 220 सीट्स हैं। पीएमसी फैसलाबाद की 271 सीटें टोटल। डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स की 2 सीट्स हैं, 10 अंडर डेवलप्ड की हैं, 4 ओवरसीज पाकिस्तान की, 4 एक्स फाटा की, 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर की, 3 गिलगित की, 1 बलोचिस्तान की, 2 गुडविल बलोचिस्तान और 300 टोटल सीट्स हैं। उसके बाद आरएमसी की 326 ओपन मेरिट पे सीट्स हैं, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की 2 हैं, 4 ओवरसीज पाकिस्तानी की, एक्स फाटा की 4, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 4, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की 7, 1 बलोचिस्तान की, 2 गुडविल पाकिस्तान बलोचिस्तान और टोटल 350 सीट्स रावलपिंडी की हैं। उसके बाद क्यूएएमसी बहावलपुर की 298 सीट्स हैं, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की 2, 6 अंडर डेवलप्ड की, 4 ओवरसीज पाकिस्तानी की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 4, 8 गिलगित की, 1 बलोचिस्तान की, 2 गुडविल बलोचिस्तान, टोटल 325 सीट्स इसकी हैं। एसजीएमसी रहीम यार खान 132 ओपन मेरिट पे सीट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स डिसेबिलिटीज़ की, 1 चोलिस्तान की, 15 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की, 3 ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 2 सीट्स हैं, उसके बाद गिलगित की 3 हैं, 2 सीट गुडविल बलोचिस्तान की, टोटल 160 सीट्स हैं रहीम यार खान की। एमबीबीएस सीट्स की बात हो रही है अभी, ये मेडिकल कॉलेज जो हैं जिनके एमबीबीएस सीट्स हैं, पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ। इसके बाद एसजीएमसी रहीम यार खान की 132 ओपन मेरिट पे हैं, 2 स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, चोलिस्तान 1 सीट्स, अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीट्स 15 हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की जो है वो 4 सीट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 3 सीट्स हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 2 हैं, गिलगित की 3 है, गुडविल बलोचिस्तान की 2 हैं, टोटल 160 की हैं। एसएमसी सरगोदा की 97 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ 1, 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 2, गिलगित की 3, गुडविल बलोचिस्तान की 2, 10 एचईसी स्कॉलर्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान उनकी सीट्स हैं 120। उसके बाद एनएसएमसी गुजरात 51 सीट्स ओपन मेरिट पे, 2 ओवरसीज पाकिस्तानी की, 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर की, 1 गिलगित की, बाकी 6 एचईसी स्कॉलर्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान, टोटल 61 सीट्स हैं। इसके बाद एसएलएमसी साहिवाल की 93 सीट्स हैं, 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, 4 एक्स फाटा की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 2 हैं, गिलगित की 4 हैं, गुडविल बलोचिस्तान की 2 हैं, 10 एचईसी स्कॉलर्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान, टोटल 120 सीट्स हैं इस यूनिवर्सिटी की। उसके बाद जीएमसी गुजरावाला मेडिकल कॉलेज के अंदर 93 ओपन मेरिट में, 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 4 एक्स फाटा, 2 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, 4 गिलगित बल्तिस्तान,
2 गुडविल बलूचिस्तान, HEC स्कॉलर्स ऑफ एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान की 10 सीट, टोटल 120 सीट्स इसकी हैं। डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज की 87 ओपन मेरिट पे, 5 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे, 5 ओवरसीज पाकिस्तानी, एक्सफाटा की 5 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3, गिलगित की 3 और गुडविल बलूचिस्तान की 2 और HEC स्कॉलर्स ऑफ एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान की 10, टोटल 120 सीट्स हैं। KMSMC सियालकोट की 97 ओपन मेरिट पे है, 5 ओपन ओवरसीज पाकिस्तानी, 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित की 3, 2 गुडविल बलूचिस्तान, 10 HEC स्कॉलर्स ऑफ एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान, 120 टोटल सीट्स हैं। उसके बाद AMC है, इसमें 105 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, 2 ओवरसीज पाकिस्तानी, 1 सीट जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, 2 गिलगित की और टोटल 110 सीट AMC की हैं। अब यहाँ पे ओपन मेरिट पे ओवरऑल पंजाब के अंदर 3047 सीट्स हैं, 19 सीट्स डिसेबिलिटीज़ की हैं, 1 सीट चोलिस्तान की है, 54 यानी 54 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की, 62 ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की, एक्सफाटा की 21 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 36 और गिलगित बल्तिस्तान की 55, 5 seats reciprocal for KPK and Balochistan, 20 seats for Goodwill Balochistan and 56 seats for HEC Scholars of Ex-FATA and Balochistan। तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल जितनी सीट्स हैं, टोटल तमाम कैटेगरीज को शामिल करते हुए 3374 सीट्स हैं MBBS के लिए। उसके बाद BDS के लिए DCD लाहौर के अंदर 98 ओपन मेरिट पे, 1 डिसेबिलिटी, 6 ओवरसीज 6 जो हैं आपके अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 2 आपके हैं पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है, उसके बाद एक आप लोगों का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सीट है, 2 गिलगित की सीट्स हैं, टोटल 110 है। NID मुल्तान जो है ये इसके अंदर 41 ओपन मेरिट में, 6 जो है अंडर डेवलप्ड की हैं, 1 ओवरसीज पाकिस्तानी की है, 4 एक्सफाटा की, 1 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, 2 गिलगित एंड बल्तिस्तान की, 10 HEC स्कॉलर्स ऑफ एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान, टोटल 65 सीट्स हैं। DIPMC फैसलाबाद की 50 ओपन मेरिट पे है, 1 ओवरसीज पाकिस्तानी, 2 एक्सफाटा, 1 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, 1 गिलगित और 10 सीट्स जो हैं HEC स्कॉलर्स ऑफ एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान, टोटल 65 सीट है। तो 189 सीट्स आप लोगों की अवेलेबल है BDS के लिए, तो ओपन मेरिट पे। एक डिसेबिलिटी के लिए 12 जो है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए 4, एक्सफाटा के लिए 4, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 3, गिलगित के लिए 5, 20 सीट्स HEC स्कॉलर्स ऑफ एक्सफाटा एंड बलूचिस्तान, टोटल 240 सीट्स जो हैं ये BDS की हैं। ग्रैंड टोटल किया जाए तो टोटल MBBS और BDS की सीट्स जो है 3236 हैं और अगर ओपन मेरिट पे, और जो टोटल ओपन मेरिट प्लस तमाम कैटेगरीज को ऐड करते हुए MBBS और BDS की टोटल सीट्स जो हैं 3616 सीट्स बनती हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी सीट्स क्या हैं? सबसे पहले आती है A कैटेगरी के अंदर आते हैं पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स। इसके अंदर जितने स्टूडेंट्स का भी पंजाब का डोमिसाइल है या फिर अब वो जो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस्लामाबाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पे। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि पंजाब कैंडिडेट्स हैविंग और डोमिसाइल और सर्टिफिकेट ऑफ पंजाब कैन अप्लाई फॉर दी सीट्स प्रोवाइडेड दैट फॉर ओपन मेरिट सीट्स students of Islamabad can also apply. Candidates desirous of admission shall apply directly to the university। यानी कि जो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स होंगे, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी पोर्टल से जैसे सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, उनको और कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, दीज सीट्स आर ओपन टू एप्लीकेंट्स हैविंग वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लाहौर हो सकता है या कोई भी और जो भी है। इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद प्रोवाइडेड द फुलफिल बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लेट डाउन इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब जो डिसेबिलिटीज़ होंगी जिन स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट, स्पेशलिस्ट का स्पेशल जो सर्टिफिकेट है, उसकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, जो उसका प्रूफ होगा कि ये इसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, वो स्टूडेंट्स को दिखाना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाइस चांसलर शैल मेक फाइनल डिसीजन अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द रिजर्व सीट्स। ठीक है,
उसके बाद ये जो मेडिकल बोर्ड है वो आपकी जो डिसेबिलिटी है उसको एग्ज़ामिन भी करेगा कि फ़िज़िकल, विज़ुअल और हियरिंग डिसेबिलिटी किस टाइप की डिसेबिलिटी है। वो जो भी आपके सर्टिफ़िकेट जो आप यहाँ पे देंगे उसकी बेसिस पे जो भी हुआ होगा वो आपका चेक भी किया जाएगा। अब यहाँ पे अंडर डेवलप्ड सीट्स जो हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है इस चीज़ को निकालना। तो जो डेरा गाज़ी खान के स्टूडेंट्स हैं एनएमसी के अंदर उनकी 4 सीट्स हैं, क्यूएएमसी के अंदर उनकी 1 सीट है और उसके अलावा जो ऐसे एसजीएमसी है उसके अंदर 2 ट्राइबल एरियाज़ की सीट है, डीसीडी की 1 है, एनआईडी की 1 है, डीजीएमसी की 3 है, टोटल एमबीबीएस की 10 सीट्स हैं और 2 बीडीएस की हैं। मुज़फ़्फ़रगढ़ में इसी तरीके से अब आप लोग यहाँ पे अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं। एमबीबीएस की 8 हैं और बीडीएस की 1 है। राजनपुर की 9 एमबीबीएस की सीट्स हैं, 2 बीडीएस की हैं। लोधना की 7 एमबीबीएस की, 2 बीडीएस की सीट्स हैं। भक्कर की 8 एमबीबीएस की, 2 बीडीएस की सीट्स हैं। लिया की जो है 8 सीट्स एमबीबीएस की, 2 बीडीएस की हैं और मियांवाली की 4 एमबीबीएस की, 1 बीडीएस की सीट्स है। टोटल एमबीबीएस की 54 और बीडीएस की 12 सीट्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कौन-कौन से आते हैं। तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, भक्कर, लिया और मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, इन तमाम स्टूडेंट्स को अपना जो डोमिसाइल है अपने डिस्ट्रिक्ट या एरिया का जो उसके ऊपर मेंशन हो वो आप लोगों को दिखाना होगा। ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बताऊंगी। अब जो चोलिस्तान की सीट्स हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर एमबीबीएस कोर्स फॉर चोलिस्तानी स्टूडेंट्स एट शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। तो उनको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करने के लिए उनको रहीम यार खान, बहावलपुर या बहावलनगर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने अपना एचएससीसी कंप्लीट किया हो और वो कैंडिडेट बाय बर्थ चोलिस्तानी हो। ये ना हो कि वो वहाँ पर उनकी एक्चुअल रेजिडेंस भी चोलिस्तान में होनी चाहिए। ये ना हो कि वो बाद में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बाय बर्थ ही वहाँ पे होना चाहिए, उसकी जो रेजिडेंस है अब वो वहीं पे होनी चाहिए। तो और जो आप लोगों का चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसने इसको वेरीफाई करना है और वो आपने अपना अपना एप्लीकेशन जो है वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपना इशू करवाना है और उस सर्टिफिकेट को अप्लाई करते वक्त आपने अपलोड भी करना है। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होंगे उनको अपना परमानेंटली या टेम्परेरी, ये तो आपने सबसे पहले ये उनको बताना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीन द पर्सन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन हु इज़ आइदर परमानेंटली और टेम्परेरीली सेटल्ड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने आपको डिफाइन कर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है क्या। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तमाम स्टूडेंट्स जो वो पर्सन जो पाकिस्तान से बाहर परमानेंटली रह रहा है या टेम्परेरीली रह रहा है, वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या बिजनेस किसी पर्पज़ से भी बाहर सेटल्ड है, टेम्परेरीली या परमानेंटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी में आता है। उसको क्या करना है, हैविंग इनडेफिनिट स्टे कार्ड, रेजिडेंस परमिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, सोजर्न रेजिडेंट कार्ड, इकामा और सिमिलर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ये आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने जिस कंट्री में आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को अपने ये कार्ड्स कोई भी एक कार्ड अपना इशू करवा के अपलोड करना होगा। ठीक है, हैविंग अ फॉरेन पासपोर्ट ऑफ डुअल नेशनलिटी कंट्री, डुअल नेशनलिटी कंट्री का आपका फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए और आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डुअल नेशनलिटी अरेंजमेंट विद फॉलोइंग कंट्रीज। इन कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डुअल नेशनलिटी की अरेंजमेंट है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन, डेनमार्क एंड जर्मनी। इन जो ये कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की डुअल नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है। उसके बाद कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस मस्ट फुलफिल द बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस एज प्री रिक्विजिट। ये सारी आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर उतरना पड़ेगा अगर आप इस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं और दूसरे प्रोविंसेस में यानी कि रेसिप्रोकल बेसिस पे, ये आप लोगों को मैंने बात बतानी थी। अब देखें जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर बुलान मेडिकल कॉलेज है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खैबर मेडिकल कॉलेज है,
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज है। फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है मुज़फ़्फ़राबाद में। पूंछ मेडिकल कॉलेज है रावलाकोट के अंदर। अब कोई पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट है और वो इन में से किसी यानी कि बलोचिस्तान, केपी के, एजे के किसी और प्रोविंस के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको अपना मतलब कि यहाँ से क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है ना 2 प्रोविंसेस का, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एडमिशन। तो इनकी सीट्स भी स्पेशलाइज्ड होती हैं। अब जैसे हमारे पंजाब के अंदर बलोचिस्तान, केपी के, एजे के, ये इस तरह के जो एरियाज़ हैं, दूसरे प्रोविंसेस हैं, उनकी सीट्स रिजर्व्ड है ना। इसी तरीके से जब आप उनके प्रोविंस में जाएँगे तो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स इस तरीके से रिजर्व्ड होंगी। तो बुलान के अंदर आपके जो पंजाब के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनकी 4 सीट्स हैं। खैबर के जो कॉलेज है उसकी 1 सीट है। जो एजे की मीरपुर के अंदर है उसकी 3 सीट्स हैं और मुज़फ़्फ़राबाद वाले मेडिकल कॉलेज की 3 सीट्स हैं और रावलाकोट वाले मेडिकल कॉलेज की 3 सीट है। टोटल 14 सीट्स जो हैं वो आपके पास पंजाब के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स दूसरे प्रोविंस में जाके 14 सीट्स हैं जो अवेल कर सकते हैं, उनमें से कोई एक, ठीक है? ओपन मेरिट पे। अब यहाँ पे नॉमिनेशन की बात आती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था जिसके अंदर सीट्स रिज़र्व्ड हो जाती हैं। वो सीट्स रिज़र्व्ड कैसे होती हैं? उसके अंदर आप लोगों की जो नॉमिनेशंस होती हैं वो सिलेक्ट होती हैं किसी न किसी अथॉरिटी से, ठीक है? वो आप लोगों की सीट्स जो होती हैं उसकी बेसिस पे रिज़र्व्ड हो जाती हैं। अब जैसे देखें, जो स्टूडेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जब मैं आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता रही थी तो स्टूडेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सीट्स थी वो अंडर नॉमिनेशन आ रही थी। तो नॉमिनेशन का मतलब है कि जो स्टूडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से पंजाब में अप्लाई करेंगे ना, उनको अपनी जॉइंट एडमिशन कमेटी से अपना जो आप लोगों की जॉइंट एडमिशन कमेटी है उससे आप लोगों को पहले राब्ता करना पड़ेगा। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन प्रोसीजर पहले उनके पास लेके जाना पड़ेगा। वो आपका नाम नॉमिनेट करेंगे और फिर वो आपका जो प्रोसेस है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजेंगे आपको नॉमिनेट करके। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको वो अलाउ करेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स विद एनी डॉक्यूमेंटेशन वो आपके भेज देंगे यूएचएस में और फिर आप लोग सिलेक्ट होंगे। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान वाले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस सक्वार गिलगित, ये इनसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है इनके पास लेके जाएंगे पहले, ठीक है? फिर उसके बाद एक्स फाटा के जो है ज्वाइंट एडमिशन कमेटी या प्लेसमेंट कमेटी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर थ्रू होम एंड ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ये अपने एडमिशन प्रोसीजर के लिए पहले इनके पास जाएंगे, ठीक है? एचईसी स्कॉलर सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान, ये एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के पास अपने एडमिशन डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। वहाँ से ये लोग इनको नॉमिनेट करेंगे तो फिर ये आगे इनके एडमिशन प्रोसीजर के लिए यूएचएस तक पहुंचेंगे। रेसिप्रोकल सीट फॉर केपीके वाले क्या करेंगे? अब जैसे खैबर के अंदर आप लोग, अगर आप खैबर प्रोविंस से बिलोंग करते हो, केपीके से बिलोंग करते हो और वहाँ से आप पंजाब में आना चाहते हो रेसिप्रोकल सीट की बेसिस पे, तो पहले आप लोग को अपना एडमिशन ज्वाइंट एडमिशन कमेटी के पास भेजना होगा। ये प्लेसमेंट कमेटी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केपीके के थ्रू। इसी तरीके से गुडविल सीट्स ऑफ फॉर बलोचिस्तान, उनको अपनी बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा, इनके पास अपने जो है वो अपने लेके जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी तो जो नॉमिनेशन होगी वो होगी यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने फॉरेन स्टूडेंट्स को रिजर्व करवाना है। जब वो उनको नॉमिनेट कर लेंगे तो वो वहाँ पे उनकी सीट्स जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगी, फिर उनकी जगह पे कोई और सीट्स नहीं ले सकेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों की नॉमिनेशंस होती हैं। तो आप लोगों की जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं अंडर टेक्निकल एसोसिएट प्रोग्राम, तो आप लोगों को अपने नॉमिनेशन एजेंसी के लिए एजुकेशन अफेयर डिवीजन इस्लामाबाद के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने होते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के सारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया था। आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दी कि 60% मार्क्स आप लोगों के इंटरमीडिएट में होने चाहिए और जो आप लोगों के 55% एमबीबीएस के लिए और 50% बीडीएस के लिए होना चाहिए। डोमिसाइल आप लोगों का पंजाब का होना चाहिए। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, ये मैंने आपको बता दिया, 55% मार्क्स एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए 50%, और एज की लिमिट नहीं है फॉर एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है? तो ये आप लोगों के पास सारा एडमिशन प्रोसेस है। आप मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, सारा प्रोसीजर। तो अब मैंने आप लोगों को अब इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइडलाइंस दे दी हैं।
इसमें मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसीजर भी बता दिया है। इवन दो कि आप लोगों का यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो ये था कि आप लोगों का वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहा था जब आप लोग अपने क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनके बारे में डिटेल्स पुट कर रहे थे। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कर लें, 1-2 दिन का वेट कर लें, आप लोग सुबह ट्राई कर लें। अभी अगर आप लोग अभी इस वक़्त वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग उसे नेक्स्ट डे, उससे कुछ घंटों बाद आप लोग ट्राई कर लें। या फिर अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास जब आप यहाँ पे साइन इन करते हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कंप्लेंट के लिए आप लोगों के पास फ़ोन नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है, और यहाँ पे ईमेल भी अवेलेबल है। अगर कहीं नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता सुबह तक, अगर कल का दिन भी नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप लोग सिंपली इन ईमेल के ऊपर या हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, मैंने आपको सिटी वाइज़ भी बताई, मैंने आपको कॉलेजेस वाइज़ भी बता दिए हैं। अब जो कोटा सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है, प्राइवेट सेक्टर का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऐसा ही है, लेकिन बस उसके अंदर जो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है ना, वो ओपन मेरिट ही होती है, उसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप लोगों का खुदा ना खास्ता 2025 के अंदर एमडी-कैट के अंदर मार्क्स कम हैं और आपको लगता है कि आप लोगों का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकेगा, आप फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं, और फिर भी अगर आप एमडी-कैट 2026 का रिपीटेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने एमडी-कैट की प्रिपरेशंस दोबारा करना चाहते हैं, या आपका कोई जूनियर है जो एमडी-कैट की प्रिपरेशंस करना चाहता है, तो आप लोगों को के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप खुद भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो एमडी-कैट 2026 के लिए पास एमडी-कैट प्रिपरेशंस का आप प्रोजेक्ट ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 1.0 ज्वाइन करें। ये हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2026 के एडमिशन एमडी-कैट की प्रिपरेशंस के लिए फ्रॉम 20th नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग एमडी-कैट दोबारा देना चाहते हैं, या आप एज फ्रेशर एमडी-कैट 2026 में देना चाहते हैं, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों को हम अपने बैच के अंदर रेलेवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करवाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के एमडी-कैट के अंदर बहुत अच्छे और ब्रिलियंट मार्क्स आएंगे, और अगर आप लोग रिपीट करें तो आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। फिर जब आप लोग एक दफ़ा बैच के अंदर प्रिपेयर कर लेंगे, दोबारा आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपका एमबीबीएस या बीडीएस जिस फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 20th नवंबर से पहले खुद की रजिस्ट्रेशन करवा दें इस बैच के अंदर, ताकि आप लोग टाइमली अपने एमडी-कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग बैच में इनरोल होना चाहते हैं, तो आपने हमारे इस तरीके के व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग बैच की डिटेल्स दे सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वेरी बेस्ट विशेज़। अल्लाह करे आप लोगों का जो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करें, उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाए 2025 के अंदर ही। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं हो पाता, देन डोंट लूज़ होप। हमेशा किसी न किसी, जब भी आप लोगों अपनी डिज़ायर्ड फील्ड तक, अपनी डिज़ायर्ड जो भी आपकी एक विल होती है, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोग दोबारा एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर आप लोग हमारे बैच से प्रिपेयर करेंगे, तो आप लोगों को दोबारा एमडी-कैट रिपीट करना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने, अगर आप लोग अपने एमडी-कैट को अच्छे मार्क्स के साथ एस करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए हमारा बैच 1.0 हाईली रिकमेंडेड है, जो कि फर्स्ट बैच है 2026 का। अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पास एमडी-कैट प्रिपरेशंस बाय बिलाल हसन, उसके अंदर आप लोग हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। उसके अंदर आप लोग एंड गेम्स देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे वो देख लेनी है, अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि हम लोग वो बैच के अंदर किस तरीके के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को हम लोग लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स भी होते हैं एमडी के, वो उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, और बहुत सारा प्रैक्टिस मटीरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग को हर बैच के अंदर आप लोगों को फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वन टाइम इनरोलमेंट होगी, और उसके बाद आप लोग 2026 के पूरे रिपीटेड सेशन, या अगर आप लोग फ्रेश एमडी-कैट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोगों की वो हो जाएगी। आप लोगों को एमडी-कैट की प्रिपरेशंस के लिए एटलीस्ट बहुत हैवी फीसेस जो स्टूडेंट्स को देनी पड़ती हैं, पहले एमडी-कैट की तैयारी के लिए देनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए इतनी हैवी फीसेस। तो इससे आप लोग बचने के लिए एमडी-कैट की प्रिपरेशन हाईली अफोर्डेबल और
फ्लेक्सिबल बैच के अंदर कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं और अपने सेकंड ईयर और या अगर आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो आप लोग फिर भी बहुत आराम से घर बैठ के एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैच आप लोग के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अभी अगर आप लोग इस नंबर पे 0304066660 इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, बैच की डिटेल्स लें और बैच में इनरोल हो जाए। 20 नवंबर से पहले खुद को इनरोल करवा लें और ताकि आप लोग टाइमली अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम पास एमडी कैट प्रिपरेशंस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।